सलेबी और गुमश्तगीन ने अलनासर को बहुत देर अपने साथ रखा। उसके साथ इज्जत से पेश आते हुए ऐसी बातें करते रहे जिनसे अलनासर के जज्बे की तेजी और तुंदी कुछ कम हो गई। ये इन दोनों की कामयाबी का पहला कदम था। लीजा इस कमरे से निकल गई थी। अलनासर उस वक्त इस कमरे से निकला जब उसके साथी गहरी नींद सो गए। वो बरामदे में जा रहा था कि एक निस्वानी आवाज ने उसे सरगोशी में पुकारा। वहां अंधेरा था। वो रुक गया। तारीक साया आगे आया। ये लीजा थी जिसने अलनासर का बाजू पकड़कर कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं जिन नहीं इंसान हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। अलनासर ने झुंझलाहट से कहा, मैं कैदी हूं और मेरी यूं इज्जत की जा रही है जैसे मैं शहजादा हूं। तुम्हारी हैरत बजाय, लीजा ने कहा, जरा समझने की कोशिश करो। गुमश्तगीन ने तुम्हें बता दिया है कि उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुश्मनी तर्क कर दी है। अब वो अय्यूबी के किसी फौजी को जंगी कैदी नहीं समझता। तुम और तुम्हारे साथी खुशकिस्मत हैं कि तुम यहाँ आए और गुमश्तगीन यहाँ था। दूसरी वजह मेरी जात है। तुम मेरी हैसियत और रुतबे को नहीं जानते। मैं तुम्हारी नज़र में बदकार हूँ, हुक्मरानों और आला हुकाम की तफरीक का जरिया बनती हूँ। ये सब गलत है और तुम्हारा वहम है। लीजा ने इसे बाजू से पकड़कर कहा, आओ यहाँ से दूर जा बैठें। आ जाओ, मैं तुम्हारे वहम दूर करना चाहती हूँ। फिर तुम आज़ाद हो। मेरे मुतल्लिक जो राय कायम करना चाहो कर ले। किले का ये खुशनुमा हिस्सा खुला मैदान था जिसके वस्त में चट्टानें थीं। इनके इर्द गिर्द सत्ता था। सब्जे में फूलदार पौधे और दरख्त थे। किला बहुत वसी और रीज था। लीजा अलनासर को बातों में उलझाकर कमरों से दूर चट्टानों के दामन में ले गई जहां फूलों की महक थी। वो जब उधर जा रहे थे उस वक्त सलीबी और थरीसा एक दीवार के साए में खड़े छुप कर उन्हें देख रहे थे। लीजा इसे काबू में कर लेगी, सलीबी ने कहा। लड़की जज्बाती है, थरीसा ने कहा। अपने फराइज से घबरा कर उसी के पास जा बैठी थी। इतनी कच्ची भी नहीं। इस उम्र में उसे बाहर की ड्यूटी पर नहीं भेजना चाहिए था, सलीबी ने कहा। हम साथ हैं, कोई गड़बड़ नहीं करेगी। लीजा अलनासर से कह रही थी, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हो। तुमने मुझे अपना दुश्मन समझकर ये बात पूछी थी। मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकती कि दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बादशाहों के दरमियान है। मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है, और दोस्ती भी क्या हो सकती है, अलनासर ने पूछा। लीजा ने गहरी आ भरी और बाजू अलनासर के कंधों पर रखकर कहा, तुम पत्थर हो। मैंने सुना था कि मुसलमानों के दिल रेशम की तरह नरम होते हैं। मजहब को जरा देर के लिए अलग रख दो। अपने आप को मुसलमान न समझो और मुझे ईसाई न समझो। हम दोनों इंसान हैं, हमारे सीनों में दिल है। क्या तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश, कोई पसंद, किसी चीज से प्यार नहीं है? है, और जरूर है। तुम मर्द हो, तुम अपने दिल पर काबू पा सकते हो। मुझ में हिम्मत नहीं। मेरा दिल बेकाबू हो गया है। तुम मेरे दिल में उतर गए हो। हम तुम्हें नशे की हालत में किले में लाईं तो शेख सन्नान ने हुक्म दिया कि इन चारों को तय खाने में बंद कर दो। अगर तुम्हें वहां ले जाते तो वहां से लाश बनकर निकलते। मैं तुम जैसे खूबसूरत जवान का ये अंजाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने शेख सन्नान से कहा, ये तुम्हारे नहीं हमारे कैदी हैं और ये हमारी तहवील में रहेंगे। इस बूढ़े के साथ मुझे और थरीसा को बहुत देर तक झकझक करनी पड़ी। उसने एक शर्त बताई। कहने लगा, अगर तुम तय खाने से बचना चाहती हो तो मेरी ख्वाबगाह में आ जाओ। मेरे दिल में इस बूढ़े के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। मैंने पसोपेश की तो उसने कहा, चारों तय खानों में ले जाएं या तुम मेरी ख्वाबगाह में आओगी। मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं तुम्हें आज से नहीं बचपन से चाहती हूँ और मैं तुम्हारी खातर अपना जिस्म, अपनी जान, अपनी आबरू कुर्बान कर देने की हिम्मत रखती हूँ। क्या तुमने अपनी आबरू कुर्बान कर दी? अलनासर ने तड़प कर पूछा। नहीं, लीजा ने कहा। मैंने उसे वादे पर टाला है। उसने मुझे ये कहकर मोहलत दी है कि हम किले में आज़ाद रहेंगे, लेकिन हम उसके कैदी हैं। मैं तुम्हारी आबरू की हिफाजत करूंगा। अलनासर ने कहा, क्या तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया? लीजा ने भोले वाले लहजे में पूछा। अलनासर ने कोई जवाब न दिया। ये तो उसे ट्रेनिंग में बताया गया था कि सलीबी लड़कियां हुस्न जवानी और हसीन फरेब का जाल किस तरह बिछाया करती हैं, लेकिन ये ज़बानी हदायत थीं जिनकी हैसियत वाज से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। उसे ऐसे जाल से बचने की अमली ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, न दी जा सकती थी।
اب ایک सलीबी लड़की ने जाल बिछाया तो अलनासर फितरत की कमजोरियां अलनासर की ज़ात से उभर आईं और इसकी अक्ल व दानिश पर गालब आने लगी। वो रेगजारों और बियाबानों में मौत के साथ खेलने वाला इंसान था। इसके साथ साथ रेत में दबे रहते थे। इसने लीजा जैसी दिलकश लड़की कभी नहीं देखी थी। जहां तक देखने का तल्लक था, लीजा के हुस्न और तिलस्माती असर और जिस्म ने इस पर कुछ असर नहीं किया था, मगर अब लीजा के खुले बिखरे हुए रेशम जैसे मुलायम बाल उसके एक गाल से कभी इसके बाजू से मस कर जाते, इसके वजूद में लहर सी दौड़ जाती। वो हर बार अपने जिस्म के अंदर लर्जा सा महसूस करता। कई बार ऐसा हुआ था कि दुश्मन के तीर इसके जिस्म को छूते हुए गुजर गए। बच्चियों की अनियों ने इसकी खाल चीर दी थी। वो कभी डरा नहीं। जिस्म को छू कर गुजरते तीरों और बर्शियों ने इसके जिस्म पर एक सानिये के लिए भी लर्जा तारी नहीं किया था। मौत कई बार इसके साथ लग कर गुजर गई थी। इसके एहसासात में जरा सी भी हलचल पैदा नहीं हुई। वो अपने हाथों लगाई हुई आग के शोलों में से भी गुजरा था, मगर कमजोर सी एक लड़की के बालों के लम्स से इसके वजूद में भूचाल आ गया। उसने उस लम्स से बचने की जितनी भी कोशिशें की वो बेकार गईं। लीजा को ट्रेनिंग दी गई थी कि अपने शिकार को किस तरह हिप्नोटाइज किया जा सकता है। उसने कर लिया। अलनासर को ऐसी प्यास महसूस होने लगी जो सहरा की प्यास से बहुत मुख्तलिफ थी। पानी से इस प्यास को बुझाया नहीं जा सकता था। ज्यों ज्यों रात गुजरती जा रही थी, अलनासर की असलियत खत्म होती जा रही थी। पहले तो अलनासर का जिस्म कांपा, फिर उसका ईमान लरज गया। जज्बे की बुनियादें हिल गईं और जज्बात के जक्खड़ और ज्यादा तेज हो गए। हाँ, अलनासर ने मखमूर सी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया है, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? क्या तुम मुझे ये कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूं, अपना मजहब छोड़ दूं और तुम मेरे साथ शादी कर लोगी? मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची, लीजा ने कहा। अगर तुमने मेरा साथ देने का इरादा कर लिया है और तुम हमेशा के लिए मुझे अपनी रफीका बनाना चाहते तो मैं अपना मजहब छोड़ दूंगी। तुम मुझसे कुर्बानी मांगोगे, मैं